नया हफ्ता, नई खबरें, नए विवाद, नई जानकारी, कुछ कही कुछ अनकही लेकर आई हूं आपके लिए। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। सबसे पहले दिन की 3 बड़ी खबरें। यौन उत्पीड़न केस के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। सूत्रों के मुताबिक ये फर्जी बाबा चैतन्यानंद पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। बाबा के पास से बरामद मोबाइल और आईपैड को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आई लव मोहम्मद पर बरेली, गांधीनगर के बाद महाराष्ट्र में भी विवाद शुरू हो गया है। पुलिस के मुताबिक अहिल्यानगर में कुछ अज्ञात लोगों ने सड़क पर आई लव मोहम्मद की एक रंगोली बनाई थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे पैगंबर मोहम्मद का अपमान समझा और बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ड्रोन तकनीक में अपनी क्षमता दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए ड्रोन से सेना ने अभ्यास किया। इन्हीं ड्रोन से पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। अंबाला के नारायणगढ़ फायरिंग रेंज में सेना के ड्रोन एक्सरसाइज के जरिए यूएवी की झलक दिखाई दी। खबरें अनकही में आज बात भारत की शानदार जीत और पाकिस्तान की फजीहत की। बात आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव जैसे बढ़ते ट्रेंड्स और विवाद की। बात करनी होगी इस पर कि देश में बार बार अलग अलग मौकों पर भगदड़ होती है, लोगों की जानें जाती हैं, पर सरकार, प्रशासन और हम सब इससे सीख क्यों नहीं लेते। और साथ ही बताऊंगी आपको ई पासपोर्ट्स के बारे में जो लोगों के विदेश सफर को आसान बना सकते हैं। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है, और हो भी क्यों ना। हमारी टीम ने एशिया कप जीतकर जो कमाल किया है उसने 140 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं है, ये खेल भावना की जीत है और देश के स्वाभिमान की जीत है। ये तो पाकिस्तान पर ट्रिपल स्ट्राइक थी। पहले लीग मैच में हराया, फिर सुपर 4 में मात दी और अब फाइनल में उठाकर ऐसा पटका कि इस्लामाबाद तक आवाज गई। हमारे खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि असली दम मैदान पर खेल कर दिखाया जाता है, उल्टे सीधे उकसाने वाले इशारे करके नहीं। पाकिस्तान शायद भूल गया था कि ये क्रिकेट का मैच है, कोई वीडियो गेम नहीं चल रहा। नतीजा ये हुआ कि हमारे शेरों ने उन्हें बुरी तरह से रौंद दिया और एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अब आते हैं मैच से जुड़े कुछ ड्रामे पर। जब ट्रॉफी लेने की बारी आई तो टीम इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोहसिन नकवी मैच से पहले ही जंग का माहौल बना रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ऐसी तस्वीर डाली जिसमें वो फाइटर जेट के आगे फौजी यूनिफॉर्म में खड़े थे। उन्हें लगा कि इससे भारतीय टीम डर जाएगी, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने इसे खेल का अपमान माना और पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि खेल को खेल रहने दो, इसमें अपनी फौजी ताकत का दिखावा करके माहौल खराब मत करो। और फिर मैदान पर ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। दुबई के खचाखच भरे स्टेडियम में भारत ने आखिरी ओवर में मैच जीता। जाहिर है इसके बाद चैंपियन टीम को ट्रॉफी सौंपने का रिवाज है। अमूमन टूर्नामेंट का प्रमुख ही विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपता है, लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच में सारे विवाद की जड़ ही टूर्नामेंट के प्रमुख थे। इनका नाम मोहसिन नकवी है। ये एशिया क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के प्रमुख, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं। इसके बाद हुआ यूं कि पाकिस्तानी टीम मेडल सेरेमनी के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर ही नहीं निकली। उसने भारतीय खेमे को इंतजार करवाया। खुद नकवी भी इस देरी से काफी नाराज दिखे। उन्हें मंच के पास खड़े होकर फोन पर बात करते हुए भी देखा गया। करीब 1 घंटे की देरी के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा, चीफ कोच माइक हैसन और टीम मैनेजर मैदान से बाहर आए। धीरे धीरे बाकी खिलाड़ी भी ग्राउंड पर पहुंचे। इनमें से कुछ ने तो चप्पल पहनी हुई थी। जैसे ही पाकिस्तानी टीम बाहर आई, भारतीय फैंस ने जोरदार हूटिंग शुरू कर दी। इस दौरान जैसे ही नकवी मैदान पर पहुंचे, भारतीय फैंस ने न सिर्फ उनका विरोध किया बल्कि भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। तमाम हूटिंग और नारों के बीच साइमन डूल ने सेरेमनी शुरू की। सबसे पहले बारी आई तिलक वर्मा की। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इसके बाद जीत में अहम योगदान देने के लिए कुलदीप यादव और शिवम दुबे को भी अपने अपने अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया। ये काम पूरा हुआ तो डूल ने रनर अप रही पाकिस्तानी टीम को मेडल लेने के लिए बुलाया। इसके बाद बारी आई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड की। इसे भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को दिया गया।
अब्दुल को भारतीय टीम को विनिंग ट्रॉफी लेने के लिए बुलाना था। पूरा स्टेडियम और फैंस इसी पल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डूल ने अचानक सेरेमनी क्लोज कर दी। उन्होंने स्टेडियम में बैठे लोगों और फैंस से कहा कि देवियों और सज्जनों, मुझे एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बताया है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात ट्रॉफी नहीं लेगी, इसलिए मैच के बाद की प्रेजेंटेशन यहीं खत्म होती है। आपको याद होगा कि 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के मैच में भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसी के बाद खबर आई थी कि अगर भारत 28 सितंबर को एशिया कप का खिताब जीतता है तो वो एसीसी और पीसीबी के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगा। 28 सितंबर के मैच के बाद ऐसा ही हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम के मैनेजमेंट ने मैच से पहले ही आईसीसी से पूछ लिया था कि विनिंग ट्रॉफी कौन देगा। इस पर एसीसी में हलचल मच गई कि अगर भारतीय टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी तो चारों तरफ उनकी फजीहत होगी, जो कि हुई भी। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि अगर एसीसी चीफ नकवी ने ट्रॉफी देने की कोशिश की तो भारतीय खिलाड़ी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद नकवी अवार्ड सेरेमनी के दौरान स्टेज से नहीं हटे और भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं ली। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की सरकार और उसकी 25 करोड़ आवाम के मुंह पर कड़ा तमाचा था। बीसीसीआई सचिव देवजीत साइकिया ने भी भारतीय टीम के इस कदम को पूरी तरह सही बताया और उन्होंने कहा कि बोर्ड इस मामले को लेकर नवंबर में होने वाली आईसीसी की बैठक में बहुत मजबूत विरोध दर्ज कराएगा। ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। जब टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली तो नकवी के इशारे पर ग्राउंड स्टाफ में से कोई शख्स ट्रॉफी को मैदान से बाहर ले गया। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने जो किया उससे पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। सभी खिलाड़ी पोडियम पर खड़े थे, जैसे टूर्नामेंट का फाइनल जीतने के बाद खड़े होते हैं। फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव एक वर्चुअल ट्रॉफी लेकर आते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे उनके हाथ में कोई असली ट्रॉफी हो। बस फिर क्या था, सभी खिलाड़ियों ने वो वर्चुअल ट्रॉफी हाथ में ली और जमकर जश्न मनाया। इसके बाद भारतीय प्लेयर्स ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खास फोटो शेयर की। ये फोटोज एआई जनरेटेड थी, जिसमें खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ पोज दे रहे थे। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की एआई ट्रॉफी वाली तस्वीरों ने भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। कप्तान सूर्या ने सोशल मीडिया पर तिलक वर्मा और ट्रॉफी के संग एआई फोटो शेयर करते हुए लिखा, जब खेल समाप्त हो जाता है तो केवल चैंपियन को ही याद रखा जाता है, ना कि ट्रॉफी के साथ किसी खिलाड़ी की तस्वीर को। टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, जो खेल में नफरत और जंग का माहौल बना रहे थे। ये एक साफ संदेश था कि हम रणभूमि में खेलने आए हैं और यहाँ जवाब बल्ले गेंद से दिया जाता है, किसी दिखावे या धमकी से नहीं। एक तरफ पाकिस्तान था जो खेल में नफरत घोल रहा था और इसे एक जंग का रूप दे रहा था। दूसरी तरफ थे हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव। जीत के बाद कप्तान सूर्या ने ऐसा ऐलान किया जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया। उन्होंने अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम के पीड़ितों को समर्पित कर दी। यह है असली खेल भावना और देश के प्रति सम्मान। कहा वो जो खेल को जंग बनाना चाहते थे और कहा हम जो जीत को देश के असली नायकों को समर्पित करते हैं। ये दिखाता है कि हमारे खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर हीरो नहीं है, बल्कि उनके दिल में देश और देश के लोग बसते हैं। पूरे देश में आम लोगों से लेकर सेना के जवानों तक हर कोई इस जीत का जश्न मना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश जश्न में डूबा है। रात भर पटाखे फोड़े गए, ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाचते दिखे। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूर्या को चुनौती दी थी कि वो अपनी फीस पहलगाम पीड़ितों को देकर दिखाएं। सूर्य कुमार ने देकर दिखा दिया। सूर्या का पूरा नाम सूर्य कुमार अशोक यादव है। उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। हालांकि सूर्या का जन्म मुंबई में हुआ और यहीं उनकी क्रिकेट जर्नी की शुरुआत हुई। सूर्या ने अपनी आक्रामक और मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता के कारण क्रिकेट जगत में एक खास पहचान बनाई है। जुलाई 2024 में उन्हें भारतीय टी20 क्रिकेट टीम का फुल टाइम कप्तान नियुक्त किया गया था और सूर्या ने एशिया कप जीतकर यह साबित कर दिया कि उन्हें टीम की कमान क्यों सौंपी गई। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने अपने अंदाज में एक्स पर लिखा कि खेल के मैदान पर किया गया ऑपरेशन सिंदूर, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। वाकई एक ऑपरेशन ही था जिसे हमारे खिलाड़ियों ने बड़ी सफाई से अंजाम दिया और पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखा दी। भारत ने न सिर्फ ट्रॉफी जीती
बल्कि दुनिया को दिखाया कि खेल भावना और देश प्रेम क्या होता है। धूर्त पाकिस्तान ने पिछले 2 मैचों में भी कम विवाद नहीं खड़े किए। पहले मैच में भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने पर तुले रहे। जमकर ड्रामा किया, बोले जब तक एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाता तब तक हम अगला मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन एशिया कप से बाहर होने के डर से 24 घंटे के अंदर ही यू टर्न ले लिया। फिर भारत के खिलाफ दूसरे मैच में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शर्मनाक हरकतें की। साहिबजादा फरहान ने बैट से बंदूक का इशारा किया तो हारिस रऊफ हाथों से एयरक्राफ्ट उड़ाते दिखे। और उसके बाद फाइनल मुकाबले से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फौजी यूनिफॉर्म में दिखना। लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। शायद उन्हें लगा कि फाइटर जेट वाली तस्वीर डालकर वो भारतीय टीम पर मानसिक दबाव बना लेंगे। लेकिन वो भूल गए कि हिंदुस्तान का दम क्या होता है। जैसा कि लोग कह रहे हैं, पहले रणभूमि में हराया, अब रणभूमि में हराया। और वो जो ट्रॉफी को लेकर इतना ड्रामा हुआ, वो पाकिस्तान के लिए एक सबक है। टीम इंडिया ने ट्रॉफी न उठाकर ये साफ कर दिया कि सम्मान नफरत फैलाने वालों के हाथ से नहीं लिया जाता। असली ट्रॉफी तो वो वर्चुअल ट्रॉफी थी जिसे हमारे खिलाड़ियों ने स्वाभिमान के साथ उठाया और 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। तो अगली बार जब पाकिस्तान मैदान पर उतरे तो उम्मीद है वो क्रिकेट किट लेकर आएगा, किसी फिल्म का पोस्टर लेकर नहीं। क्योंकि खेल में जीत उसे मिलती है जिसका बल्ला बोलता है, हेकड़ी नहीं। वैसे मोहसिन नकवी ट्रॉफी उठाकर चले क्यों गए? खुद चले जाते और ट्रॉफी किसी और सही व्यक्ति के हाथ से भारतीय टीम को दे दी जाती। लेकिन जिन्हें चुराने और भीख मांगने की आदत हो, उनसे समझदारी की उम्मीद कैसे की जाए। देश में इस वक्त आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के मुद्दे पर जमकर बवाल मचा हुआ है। कई प्रदर्शन हो रहे हैं तो कई प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो रही है। सियासी बयानबाजी भी पूरे उरूज पर है। लेकिन इस विवाद की शुरुआत कहां से और क्यों हुई? दरअसल पूरे विवाद की चिंगारी उत्तर प्रदेश के कानपुर से उठी। सितंबर महीने की शुरुआत में 12 वफात के जुलूस के दौरान कानपुर के रावतपुर इलाके में मुस्लिम समुदाय के कुछ युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर और बैनर लगाए। बस यहीं से विवाद ने जन्म ले लिया। कुछ स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे एक नई परंपरा बताते हुए इस पर आपत्ति जताई, जिससे माहौल गर्मा गया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने दखल दी और बैनर को हटवा दिया। इसके बाद पुलिस ने 9 लोगों पर नामजद और 15 अन्य के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम समुदाय और कई संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। उनका कहना था कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध तो है नहीं, बल्कि ये पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपने प्यार और सम्मान को जताने का एक तरीका है। वहीं पुलिस और दूसरे पक्ष का आरोप कुछ और था। पुलिस का कहना था कि मामला सिर्फ बैनर लगाने का नहीं, बल्कि तय जगह से अलग टेंट लगाने और जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने का भी है। इसके बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी विवाद में कूद पड़े और उन्होंने भी कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है। बस फिर कानपुर से उठा ये विवाद सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग बयानों के चलते देश के दूसरे हिस्सों में भी तेजी से फैल गया। कानपुर के बाद ये विवाद लखनऊ, बरेली, उन्नाव, महाराजगंज, कौशाम्बी और गाजियाबाद तक पहुंच गया। लखनऊ में तो कुछ मुस्लिम महिलाएं विधानसभा के सामने आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर प्रदर्शन करने बैठ गई। सीतापुर के एक स्कूल में टीचर पर आई लव मोहम्मद जबरन लिखवाने का आरोप लगा। आई लव मोहम्मद विवाद के जवाब में एक और अभियान शुरू हो गया, जिसका नाम है आई लव महादेव। काशी में सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती ने इस अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में हिंदू संगठनों और आम लोगों ने आई लव महादेव के पोस्टर और बैनर लगाने शुरू कर दिए। मुंबई के गरबा पंडालों में भी युवतियां आई लव महादेव के पोस्टर लिए नजर आईं। वाराणसी में तो आई लव महादेव अभियान सिर्फ नारों तक ही सीमित नहीं रहा। भगवान शिव के भक्त अपनी आस्था को हमेशा के लिए अपने शरीर पर अंकित करवाने के लिए आई लव महादेव का टैटू बनवा रहे हैं। ये चलन युवाओं के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और शहर के टैटू पार्लर्स में ऐसे टैटू बनवाने वालों की भीड़ बढ़ गई है। आई लव मोहम्मद के बाद जब आई लव महादेव भी ट्रेंडिंग में आया तो विवादों ने हिंसक रूप ले लिया। 26 सितंबर को यूपी के बरेली में जुलूस के दौरान जो हुआ वो तो सभी ने देखा, लेकिन जुलूस क्यों निकाला गया वो भी जान लीजिए। इस पूरे मामले की शुरुआत एक बहुत ही मामूली घटना से हुई।
बरेली के आजम नगर इलाके में आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगा था। पास में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी गेंद जाकर उस पोस्टर पर लग गई। बस इतनी सी बात पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और देखते ही देखते ये बच्चों का खेल दो समुदायों के बीच कहासुनी में बदल गया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को दखल देनी पड़ी। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया और दोनों पक्ष कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते थे, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। असली बवाल 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद शुरू हुआ। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने मार्च निकालने का ऐलान किया। बस फिर सैकड़ों लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। कुछ जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की भी खबरें आईं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई। अब तक इस मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 45 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बरेली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस हिंसा के लिए व्हाट्सएप के जरिए बाहर से उपद्रवियों को बुलाया गया था। इससे ये शक गहरा गया है कि क्या ये हिंसा सुनियोजित थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। देश के कई शहरों की तरह गांधीनगर में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर और स्टेटस का ट्रेंड चल रहा था। इसी के जवाब में एसके पटेल नाम के एक शख्स ने व्हाट्सएप पर आई लव महादेव का स्टेटस लगाने की अपील की, ताकि आई लव मोहम्मद का विरोध किया जा सके। बस यही पोस्ट वायरल हो गई और इलाके के कुछ मुस्लिम युवक भड़क गए। पुलिस के मुताबिक इसी स्टेटस को देखने के बाद भीड़ इकट्ठा हुई और उसने हिंदू इलाके पर धावा बोल दिया, जहां गरबा और देवी पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। पहले नारेबाजी शुरू हुई, फिर भीड़ ने गरबा पंडाल के पास पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इसके बाद चुन चुनकर दुकानों को निशाना बनाया गया, उनमें तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई और लूटपाट भी हुई। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये हमला हुआ उस वक्त इलाके की बिजली काट दी गई थी। आरोप है कि बिजली जानबूझकर काटी गई ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर हिंसा और उपद्रव को भड़काया जा सके। पत्थरबाज जानते थे कि अंधेरे में उनकी पहचान नहीं हो पाएगी। इस हमले के जवाब में हिंदू पक्ष के लोग भी भड़क गए और दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस का भी मानना है कि इस पत्थरबाजी की मुख्य वजह सोशल मीडिया पोस्ट ही थी। अभी महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भी दो गुटों में विवाद हो गया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर उत्पात मचा रहे लोगों को खदेड़ दिया। ये विवाद भी आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर हुआ। दरअसल अहिल्यानगर के मालीवाड़ा इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने पैगंबर मोहम्मद का नाम जमीन पर लिख दिया, जिसकी वजह से नाराज मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान जब हंगामा बढ़ गया तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उधर इससे पहले उत्तराखंड के काशीपुर में भी आई लव मोहम्मद के समर्थन में बिना इजाजत जुलूस निकाला गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आईं। इसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 400 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की और कई गिरफ्तारियां की। तो एक तरफ आई लव मोहम्मद, दूसरी तरफ आई लव महादेव। दोनों ही अपनी अपनी आस्था के प्रति प्रेम का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्यार के इस इजहार में टकराव की गुंजाइश कहां से आई? क्या ये सिर्फ एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई सोचा समझा राजनीतिक एजेंडा है? कारण जो भी हो, ये हम सब के लिए सोचने का विषय तो है कि हम अपनी धार्मिक पहचान और आस्था को कैसे व्यक्त करते हैं कि वो दूसरों के लिए चुनौती या उकसावे का कारण ना बने। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, ये सिर्फ शब्द थोड़े ही है। ये करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी श्रद्धा और उनके समर्पण का प्रतीक है। लेकिन इस आस्था को सड़कों पर लाना, उसको पोस्टर के जरिए दुनिया के सामने जाहिर करना भी तो सही नहीं है ना। प्यार और विश्वास के यही प्रतीक सड़कों पर हिंसा, आगजनी और नफरत का कारण बन रहे हैं। कानपुर की एक गली से उठा पोस्टर का विवाद बरेली की सड़कों पर पत्थरबाजी और गुजरात के गरबा पंडाल में आगजनी तक पहुंच गया। तो ये देखकर एक सवाल मन में बार बार उठता है कि हम अपने समाज को क्या बना रहे हैं, जहां एक बच्चे की क्रिकेट की गेंद पोस्टर पर लगने से दो समुदाय आमने सामने आ जाते हैं,
जहां सोशल मीडिया पर अपनी आस्था जताने की एक होड़ गरबा करते लोगों पर हमले की वजह बन जाती है, जहां प्यार के जवाब में प्यार नहीं बल्कि पोस्टर के जवाब में पोस्टर, पत्थर के जवाब में पत्थर चलने लगते हैं। तो आज हम सबको रुककर सोचना होगा, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा समाज देना चाहते हैं जहां आस्था जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करे? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा धर्म, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, ये सब हमारा निजी मामला होता है। हम पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो करें वो या तो अपने घर में करें या जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां जाकर करें। आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव का दिखावा करने से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल अब हमें खुद से पूछना होगा। आज से 21 साल पहले की घटना याद है मुझे। तारीख थी 24 अप्रैल 2004 और जगह लखनऊ। उस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन का जन्मदिन था और इस मौके पर साड़ियां बांटने का एक कार्यक्रम रखा गया था। हजारों की संख्या में गरीब महिलाएं एक साड़ी की उम्मीद में वहां पहुंची थी, लेकिन कुछ ही देर में वो उम्मीदें चीखों में बदल गईं। भीड़ बेकाबू हुई, भगदड़ मची और देखते ही देखते 22 जिंदगियां खत्म हो गईं। उसके बाद सवाल उठे पुलिस पर, प्रशासन पर और खुद लालजी टंडन पर। जांच के आदेश हुए, मुआवजे का ऐलान हुआ। उस वक्त लगा था कि हम भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, इससे एक सीख लेंगे। लेकिन वो 2004 था और आज 2025। सोचिए कितने साल हो गए हैं। तारीखें बदली, शहर बदले और ऐसे हादसों की फहरिस्त लंबी होती गई। अब ताजा तस्वीर आई है तमिलनाडु के करूर से। 28 सितंबर को यहां मशहूर अभिनेता और नेता थलापति विजय की एक रैली थी। अपने पसंदीदा सितारे की एक झलक पाने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी। जोश था, जुनून था, लेकिन उस जोश और जुनून के बीच कहीं ना कहीं इंतजामों में भारी कमी भी थी। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हुई और भगदड़ मच गई। इसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। विजय की पार्टी टीवीके ने भगदड़ के पीछे डीएमके की साजिश का आरोप लगाया है। मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले की जांच के लिए अपील भी की है। पार्टी ने कहा कि यह भगदड़ हादसा नहीं, साजिश है। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि रैली में सुरक्षा नियम तोड़े गए। दरअसल रैली के लिए 10,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन 50,000 की भीड़ जमा हो गई। 60 फीट लंबी प्रचार बस को 100 फीट चौड़ी भीड़ से भरी सड़क पर ले जाने को ही भगदड़ की वजह माना जा रहा है। आयोजकों ने दूसरे रास्ते के बजाय भीड़ को चीरने की कोशिश की। इससे दबाव बढ़ा और लोग गिरते गए। हालांकि विजय ने शांति की अपील करने के लिए भाषण रोका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भीड़ के कारण एम्बुलेंस और वॉलंटियर्स का गिरे हुए लोगों तक तुरंत पहुंच पाना असंभव हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के बाद विजय ना तो घायलों से मिले, ना उन्होंने कोई संवेदना जताई, बल्कि अपनी चार्टर्ड फ्लाइट से सीधे चेन्नई चले गए और घर पहुंचकर एक्स पर लिख दिया कि मेरा दिल टूट गया है, मैं बहुत दर्द और दुख महसूस कर रहा हूं। कितनी शर्म की बात है। बस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और जिम्मेदारी खत्म। आम जनता ने ऐसे लोगों को पूछते पूछते भगवान का दर्जा दे दिया और भगवान अपने भक्तों से मिलने अस्पताल तक नहीं आ पाए। ये कोई पहली घटना तो है नहीं जब भगदड़ में लोगों ने जान गंवाई हो। आपको 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ की घटना तो याद होगी या भूल गए होंगे, क्योंकि हादसों को भूलना तो हमारी आदत बन चुकी है। चलिए मैं बता देती हूँ। एक सत्संग के कार्यक्रम में 1.5 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे, जबकि इजाजत सिर्फ 80,000 की थी। वहां मची भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। वो तस्वीरें आज भी दिल दहला देती हैं। उस वक्त भी देश भर में गुस्सा था। कहा गया था कि आयोजकों पर, प्रशासन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब करूर की घटना बताती है कि हमने हाथरस से भी कोई सबक नहीं सीखा। हमारी भूलने की बीमारी इतनी गहरी है कि हम बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। याद कीजिए, इस साल 3 जून को बेंगलुरु के स्टेडियम में मची भगदड़, जब आईपीएल में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने जुटे हजारों फैंस की खुशियां कुछ ही पल में चीख पुकार में तब्दील हो गई। हजारों की संख्या में लोग अपने क्रिकेट हीरोज की एक झलक पाने, उनके साथ इस ऐतिहासिक जीत का हिस्सा बनने के लिए स्टेडियम पहुंच गए। लेकिन जैसे ही खिलाड़ी स्टेडियम में पहुंचे,
भीड़ बेकाबू होने लगी। हर कोई आगे बढ़कर खिलाड़ियों को देखना चाहता था और इसी कोशिश में धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। बच्चों और महिलाओं की चीखें और शोर में दब गई। कुछ देर पहले तक जो जश्न का माहौल था वो अफरा तफरी और दहशत में बदल गया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और इसका सबसे बड़ा कारण था लापरवाही और बदइंतजामी। और इस हादसे के बाद भी यही कहा गया कि फैंस की मौत से सेलिब्रिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ को कैसे भूल सकते हैं। हुआ यह था कि पुष्पा 2 को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज था। फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग हैदराबाद के एक थिएटर में रखी गई थी। जैसे ही खबर फैंस तक पहुंची, हजारों की संख्या में लोग अपने पसंदीदा अल्लू अर्जुन की फिल्म देखने के लिए सबसे पहले थिएटर के बाहर जमा हो गए। जैसे ही थिएटर के गेट खुले, हर कोई सबसे पहले अंदर घुसने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हालात काबू से बाहर हो गए और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, चीख पुकार मच गई और जो लोग कुछ देर पहले जश्न मना रहे थे वही अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। इस हादसे में एक महिला की जान चली गई थी और उसके बेटे समेत कई लोग घायल हुए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने भी हमें यही दिखाया था कि कैसे हमारे रोजमर्रा के सफर वाले स्थान भी सही इंतजाम न होने पर मौत का जाल बन सकते हैं। 15 फरवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ स्टेशन पर जमा थी। तभी एक स्पेशल ट्रेन के आने की अफवाह की वजह से अचानक प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ गई। एक साथ हजारों लोग एक ही दिशा में जाने की कोशिश करने लगे। तभी भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन भागने के लिए जगह ही कहां थी। तंग फुटओवर ब्रिज और भीड़ से भरे प्लेटफॉर्म पर लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी। हर घटना के बाद एक जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। इससे पहले कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसकी तस्वीरें तो हम सब ने देखी थी। हर घटना के बाद एक जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। बिखरे हुए चप्पल जूते, बदहवास भागते लोग, अपनों को खोजती नम आंखें और जमीन पर पड़े बेजान शरीर। हर बार एक जांच कमेटी बनती है, मुआवजे का ऐलान होता है और कुछ दिनों के लिए भीड़ वाले कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश जारी करने की बातें होती हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद पहले जैसा हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर हम सब सबक कब लेंगे। लखनऊ से लेकर करूर तक, हाथरस से लेकर हैदराबाद तक, देश में 2003 से अब तक मंदिरों, रेलवे स्टेशनों, महाकुंभ और सार्वजनिक आयोजनों में हुई भगदड़ों में करीब 1,500 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। जब तक हम इन हादसों को सिर्फ आंकड़ों के तौर पर देखते रहेंगे और हर जान की कीमत नहीं समझेंगे, तब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। करूर में जो हुआ वो कल किसी और शहर में किसी और कार्यक्रम में फिर दोहराया जाएगा, क्योंकि हम शोक मनाना तो जानते हैं लेकिन सबक लेना नहीं। सबक लीजिए और अपनी जान को कीमती समझिए। हम उंगलियां उठाते हैं सरकार पर, पुलिस पर, आयोजकों पर, और ये सही भी है, लेकिन क्या हमने कभी एक उंगली अपनी तरफ उठाई? क्या एक साड़ी, एक नेता का भाषण या एक हीरो की झलक हमारी अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? हम जिन्हें पलकों पर बिठाते हैं, जिनके लिए घंटों धूप में खड़े रहते हैं, वो तो सोशल मीडिया पर 2 लाइन लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं। लेकिन उस परिवार का क्या होता है जिसका सदस्य उस भीड़ में खो जाता है? वो बिखरे हुए चप्पल जूते किसी के नहीं होते, वो उन सपनों के होते हैं जब कभी पूरे नहीं होंगे। जब तक भीड़ में खड़ा हर इंसान खुद को सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि कीमती जिंदगी समझेगा, शायद तभी ये सिलसिला रुकेगा। वरना तारीखें बदलती रहेंगी, शहर बदलते रहेंगे और हम हादसों पर अफसोस जताते रहेंगे। मैं आपको आज भारत की एक नई और बेहद अहम सुविधा के बारे में बताने जा रही हूं, और वो है ई पासपोर्ट। अब आप घर बैठे न सिर्फ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बल्कि सीधे ई पासपोर्ट भी ले सकते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ई पासपोर्ट क्या है, कैसे बनता है और उसके फायदे क्या हैं। ई पासपोर्ट एक हाईटेक पासपोर्ट है जिसमें आपके सारे डिटेल्स के साथ एक RFID इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। इस चिप के अंदर आपका नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी के साथ साथ आपका बायोमेट्रिक डेटा भी सुरक्षित रहता है।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एयरपोर्ट या इमिग्रेशन डेस्क पर आपका पासपोर्ट तुरंत स्कैन हो जाएगा और वेरिफिकेशन पल भर में पूरा हो जाएगा। अब सवाल है कि इसे बनवाने के लिए क्या करना है। तो बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है जैसी नॉर्मल पासपोर्ट के लिए होती है। आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा, फिर ई पासपोर्ट का फॉर्म भरना होगा, फीस भी ऑनलाइन भरनी होगी और पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट लेना होगा। तय तारीख पर आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ वगैरह, और उसके बाद होगा पुलिस वेरिफिकेशन, जिसमें आपके पता और बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। ये सब पूरा होते ही आपको मिल जाएगा आपका नया ई पासपोर्ट। अब इसके फायदे जान लीजिए। इसमें जो चिप लगी होती है उससे आपकी जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित रहती है। इमिग्रेशन डेस्क पर आपका पासपोर्ट बेहद तेजी से स्कैन और वेरीफाई हो जाएगा। फर्जी पासपोर्ट और डुप्लीकेट की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। यात्रा के दौरान आपकी पहचान और डेटा दोनों सुरक्षित रहेंगे। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये पासपोर्ट होगा फास्ट, सिक्योर और स्मार्ट। ई पासपोर्ट को पासपोर्ट सर्विस 2.0 प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है, जिसका ट्रायल अप्रैल 2024 में शुरू हुआ था, जो पूरा हो चुका है और सफल भी रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में बनी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस करीब 4.5 करोड़ ई पासपोर्ट बनाकर दे चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मई 2025 में ई पासपोर्ट की घोषणा की थी और जून 2025 में इसे लॉन्च कर दिया गया। ई पासपोर्ट की पहचान मेन पेज पर टाइल के नीचे छपे छोटे से गोल्डन कलर के सिंबल से होगी और यही सिंबल ई पासपोर्ट को नॉर्मल पासपोर्ट से अलग करता है। तो अगर आपके पास अभी तक पासपोर्ट नहीं है या पुराने पासपोर्ट को अपडेट करवाना चाहते हैं, तो अब आपके पास ई पासपोर्ट का भी ऑप्शन है। भारत ने पासपोर्ट सर्विस को डिजिटल और हाईटेक बनाकर दुनिया भर की कतार में एक कदम और आगे बढ़ाया है। तो तैयार रहिए, अब आपकी विदेश यात्रा होगी और भी आसान और पूरी तरह से सुरक्षित। तो आज खबरें अनकही में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि आज 29 सितंबर को हिंदी सिनेमा के उस सितारे की जयंती है जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1932 को बॉम्बे में हुआ था। महमूद सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने कॉमेडी को हिंदी फिल्मों में एक नया मुकाम दिया। 3 दशकों से लंबे करियर में महमूद ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका सबसे बड़ा कमाल ये था कि वो सिर्फ हंसाते नहीं थे, बल्कि अपने किरदारों में जान डाल देते थे। हैदराबादी अंदाज में बोलना हो या मद्रासी संगीत सिखाने वाले मास्टर जी बनना, उनका हर रूप दर्शकों को खूब भाया। पड़ोसन, प्यार किए जा, गुमनाम और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी लोगों को याद हैं। महमूद का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। मशहूर एक्टर मुमताज अली के बेटे होने के बावजूद उन्होंने बुरे दिन भी देखे। शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे काम किए, यहाँ तक कि अभिनेत्री मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने और ड्राइवरी का भी काम किया। लेकिन अपनी मेहनत और लाजवाब अभिनय के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में वो जगह बनाई जहां उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाने लगा। महमूद भले ही 23 जुलाई 2004 को दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनकी हंसी और उनके यादगार किरदार आज भी हमारे बीच जिंदा हैं।